अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट यूनिट का जो फिफ्थ लेक्चर है वो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से वॉच करोगे। इससे पहले हमने एनिमल किंगडम के बारे में जाना, उसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना और एनिमल किंगडम की जो क्लासिफिकेशन है उसकी आउटलाइन के बारे में हमने जाना। उसके बाद एज पर योर सिलेबस आपके एनिमल किंगडम के अंदर पहले यूनिट के अंदर एनिमल्स में जो सबसे पहला ग्रुप, सबसे पहला फाइलम पढ़ना है वो है फाइलम पोरिफेरा। यानी आज हम पोरिफेरन्स या स्पॉन्जेस के बारे में जानेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने ऐसे भी एनिमल्स देखे हैं जिनकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रा की है, क्या ये आपको लगता है कि ये एनिमल हो सकता है? क्या आपको ये लगता है एनिमल हो सकता है? ऐसे तो दिखने को मिलता है कि ये कोई बास्केट सा है, ये कुछ रोप जैसा है, ये कुछ स्टोन जैसा है। तो वेरिड मॉर्फोलॉजी है इनकी। देखने में या तो ये मशरूम्स लगते हैं या स्टोन्स या और कुछ लगते हैं, लेकिन असल में ये एनिमल्स का वो ग्रुप है जो बेस ऑफ द होल एनिमल किंगडम बनाते हैं। तो आज यही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कल एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन में पहले 3 सब किंगडम्स के बारे में जाना था, जिसमें मिजोजुआ था, जिसमें पैराजुआ था और जिसके अंदर मेटाजुआ था। तो मिजोजुआ को छोड़ो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो पैराजुआ है, पैराजुआ में एक ही वन एंड ओनली जो फाइलम है, जो ग्रुप है, वो है पोरिफेरा। तो इन्हीं पोरिफेरनस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये जो टर्म पोरिफेरा है, टर्म पोरिफेरा, इन एनिमल्स को ये टर्म पहले दी है एक बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट ग्रांट। जब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु गेव द और हु यूज द टर्म पोरिफेरा फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके लिए आंसर है रॉबर्ट ग्रांट। और जो ये पोरिफेरन्स है, ये पोरिफेरा, पोरी परटेन्स टू पो एंड फेरा मीन्स एनिमल्स। इसका मतलब है ये पो बियरिंग एनिमल्स हैं। अगर हम इनकी लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो क्या है? पो बियरिंग, पो बियरिंग एनिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय पो बियरिंग एनिमल्स? देखो, अगर आप इनमें से किसी भी एनिमल को देखोगे, पहली बार भी देखोगे, जो इनके इनमें मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स है उनकी बॉडी में परफोरेशंस हैं और वो परफोरेशंस एक यूनिक इनका जो काम है वो अंजाम देते हैं। उसके बारे में ये भी जानेंगे। तो पहले जब हम इन एनिमल्स की बॉडी देखते हैं, उन बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं। तो बिकॉज ऑफ प्रेवलेंस ऑफ दैट पोर्स और दोज पोर्स, इनका नाम रखा गया है पोरिफेरा। और कॉमनली इनको स्पॉन्जेस कहते हैं। यानी इनका कॉमन नेम क्या है? स्पॉन्जेस। कॉमनली पोरिफेरन्स आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। आपने क्या जाना अभी पोरिफेरा के बारे में? ये सबसे पहला फाइलम है जो एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है, या जो एनिमल किंगडम की बेस जो बनाते हैं वो एनिमल्स बिलोंग करते हैं टू द फाइलम पोरिफेरा। टर्म जो पोरिफेरा है ये पहले रॉबर्ट ग्रांट ने यूज की, और ये पोरिफेरन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पोर बियरिंग एनिमल्स है, और इनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस कहते हैं। स्पॉन्जेस के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? लगभग 9000 स्पीशीज इनके अंदर है। चलो, ये तो थोड़ा बेसिक हुआ पोरिफेरा के बारे में। अब इसके बाद हम इनके कैरेक्टर्स पे आएंगे, ठीक है? तो बेटा, इनका जो सबसे पहला कैरेक्टर, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है? जो बेटा ये पोरिफेरन्स हैं, ये एक्वाटिक भी है, सॉरी, ये एक्वाटिक है, लेकिन एक्वाटिक मोड ऑफ लाइफ में ये 2 तरह के होते हैं। सबसे ज्यादा ये होते हैं मैराइन, लेकिन ये फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं। यानी ये आपको टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में नहीं मिलेंगे। अगर आप इनको टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में किसी भी इकोसिस्टम में ये देखने की कोशिश करोगे, इनको खोज करने की कोशिश करोगे, तो शायद ही ये आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक। हाँ, ये जरूर है कि ये मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है, ठीक? और बेटा, ये
फ्री लिविंग भी हैं और सिसाइल एंड सीडेंटरी मोड ऑफ लाइफ भी गुजारते हैं। ठीक, इसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टर दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे हमने इनको कल ही देखा कि ये सब किंगडम पैराजोआ में है, यानी इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल्यूलर, वो है सेल्यूलर एंड दे आर लैकिंग टिश्यूज। इतने सिंपल ये एनिमल्स हैं कि इनमें सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही है, इनके अंदर अभी टिश्यू नहीं बने हैं, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं है। और नेक्स्ट कैरेक्टर इनका है बॉडी स्ट्रक्चर। देखो, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है और इनके बॉडी स्ट्रक्चर में जो इनकी बॉडी फॉर्म है, ये वेस लाइक होते हैं, ठीक है, ये रॉक लाइक होते हैं, ये कुछ रोप लाइक होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो है वेरिएबल, वो वेरिएबल है। और अगर हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर इंटरनली देखेंगे, ठीक है, तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर में हमें सेल्स यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी, और उन सेल्स के साथ साथ इनके अंदर स्पेशल फॉर्म ऑफ स्केलेटन होगा जिस पर हम अभी आएंगे, और उसके साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक कैविटी होगी जिस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। यहां देखो, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, इनका बॉडी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, साइकॉन। यहां पे याद रखोगे, साइकॉन वो स्पॉन्ज है, वो पोरिफेरन है जो माना जाता है पोरिफेरन्स का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। जैसे आपके क्लास में कोई एक स्टूडेंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर आपकी क्लास की कोई डिमांड होती है आपके प्रिंसिपल सर के सामने, किसी दूसरे सर के सामने, तो सारे स्टूडेंट्स थोड़ी नहीं जाते हैं, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है आपकी डिमांड को लेके, वो आपकी सारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जूलॉजी में अगर आप एक ग्रुप को स्टडी करते हो, उस ग्रुप के अंदर अगर आपके पास 9000 या मोर देन 9000 स्पीशीज हैं, तो इस सारे ग्रुप को एक बार में आप थोड़ी ना अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अगर आपने इस ग्रुप का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना है, इंटरनल कैरेक्टर उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने क्या करना होगा, आपने एक ना एक एनिमल को इनका रिप्रेजेंटेटिव बनाना होगा। उस एनिमल को आप लाओगे लेबोरेटरी में, उसको स्टडी करोगे, उसका स्ट्रक्चर देखोगे, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखोगे, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेस लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो सारे आप उनको डिस्कस कर लोगे, उनको अंडरस्टैंड कर लोगे। फिर जितने कैरेक्टर्स आप उस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में देखोगे, जाहिर सी बात है वही कैरेक्टर्स होंगे रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप। चलो, तो इनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है वो है साइकॉन। आप ये याद रखोगे, द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ पोरिफेरा इज साइकॉन और स्काइफा। तो इसी साइकॉन को मैंने लिया। इस साइकॉन की शेप कुछ इस तरह होती है। यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी परफोरेशंस दिखने को मिलती है। इन परफोरेशंस को कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। और एक बड़ी परफोरेशन आपको मिलती है एंटीरियरली प्लेस्ड, इस परफोरेशन को कहते हैं ऑस्क्यूलम। देखो, ऑस्टिया वो परफोरेशंस है जो न्यूमरस है, जिनका नंबर बहुत ज्यादा है, और जो वेरी माइन्यूट परफोरेशंस होती हैं। और ऑस्क्यूलम जो है, इन कंपैरिजन टू द ऑस्टिया, ये न्यूमरस नहीं होते हैं, इनका नंबर बहुत ही लिमिटेड होता है, लेकिन ऑस्क्यूलम का साइज बड़ा होता है। आप याद रखोगे, जो ऑस्टिया होता है, ऑस्टिया से वाटर को एंट्री मिलती है, और ये वाटर अंदर जाता है, कहां जाता है अभी जानेंगे, और उसके बाद ये वाटर जब बाहर आता है, बाहर आने का जो रास्ता है वो है ऑस्क्यूलम का। तो इसका मतलब है ऑस्टिया इज मेंट फॉर एंट्री ऑफ वाटर एंड ऑस्क्यूलम फॉर एग्जिट। तो जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर में हमने पहले क्या देखा, हमने इनके अंदर देखे ऑस्टिया, न्यूमरस पोर्स, दैट इज व्हाई दे वर कॉल्ड एज पोरिफेरनस। एंड उसके बाद हमने यूनिक पोर्स देखे जो कंपैरेटिवली बड़े थे, जिनका नाम है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया वर मेंट फॉर एंट्री ऑफ द वाटर करंट्स एंड ऑस्क्यूलम वर मेंट फॉर एग्जिट ऑफ द वाटर, ठीक है। तो अगर हम इनकी बॉडी को लेंगे, इस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को लेंगे और इसको डाइसेक्ट करेंगे,
आफ्टर डाइसेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ द पोरिफेरा, हमें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है वो देखने को मिलेगा। जैसे मैंने इस साइकॉन को लिया, इसकी बॉडी को मैंने डिवाइड किया, इसको मैंने लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया और उसको डिवाइड करने के बाद मैंने इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया तो मुझे ये स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो ये स्ट्रक्चर जब मुझे देखने को मिला तो इस स्ट्रक्चर में मुझे बाहर से एक सेल्यूलर लेयर दिख रहा है, ये तो ये जो बाहर वाला सेल्यूलर लेयर है, इस सेल्यूलर लेयर को कहते हैं पेनाकोडर्म। दिस सेल्यूलर लेयर इज कॉल्ड एज पेनाकोडर्म एंड इसके अंदर इंटीरियर साइड में और एक ये सेल्यूलर लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज कोएनोडर्म। दैट इज कॉल्ड एज कोएनोडर्म। देखो, जब मैंने रिप्रेजेंटेटिव एनिमल ऑफ पोरिफेरा को लिया, उसको मैंने डाइसेक्ट किया, फिर उसको माइक्रोस्कोपिकली मैंने एग्जामिन किया। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करने के बाद मुझे इसके बॉडी वॉल में दो सेल्यूलर लेयर्स मिले, एक बाहर से, दूसरा अंदर से। जो बाहर से सेल्यूलर लेयर है मेड इन ग्रीन, दैट इज कॉल्ड एज पेनाकोडर्म। जो इंटीरियर सेल्यूलर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोएनोडर्म। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाला लेयर जो है it is different from the internal layer, though the cells are present as cellular layers but not as tissues because these animals lack tissue grade of organization। इनके अंदर cellular level of organization है तो ये cells की तरह ही रहेंगे, as a group रहेंगे but as a tissue नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये जो पेनाकोडर्म है, इनके पेनाकोडर्म एक स्पेशल सेल से बना होता है। मैं इस सेल को लूंगा, पेनाकोडर्म जिससे बनता है, इस स्पेशल सेल को कहते हैं पेनाकोसाइट। इस स्पेशल सेल को कहते हैं पेनाकोसाइट। ठीक, और जो ये कोएनोडर्म है ये स्पेशल सेल से बना है, ठीक है, विच आर जस्ट लाइक द कॉलर। तो इन सेल्स को कहते हैं कोएनोसाइट और कॉलर सेल्स। कोएनोसाइट और कॉलर सेल। So penacoderm is formed from pinacocytes and coenoderm is formed from coenocytes. Coenocytes are also called as collar cells। ठीक है, तो ये तो थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर इनका हुआ, इनकी बॉडी फॉर्म हुई। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है कैनाल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देखो बेटा, जब मैंने इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को लिया, व्हाट इज कॉल्ड एज साइकॉन। साइकॉन को मैंने जब ट्रांसफरस सेक्शन में या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिवाइड किया, फिर इसको माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करने के बाद मुझे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिला। तो ये स्ट्रक्चर असल में क्या है, देखो यहाँ पे एक परफोरेशन है, दिस परफोरेशन इज नथिंग बट इट इज दिस ऑस्टिया। ठीक है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर कैनाल सिस्टम, द यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरिफेरा। ठीक है, और देखो ये जो ऑस्टिया है, मैंने अभी कहा था ऑस्टिया के जरिए से जो वाटर होता है उसको एंट्री मिलती है। ये वाटर अंदर चला जाएगा, जब ये अंदर चला जाएगा तो ये यहाँ एक बड़ी कैविटी में पहुंच जाएगा। अंदर से एक कैविटी है और ये जो ये कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जियोसील। इस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जियोसील। डोंट कोरिलेट इट विद द सीलोम, दैट इज वेरी डिफरेंट। जो हमने कहा कि विच इज फॉर्मड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो मेसोडर्म है ही नहीं, यहाँ पे एक सिंपल सी बॉडी कैविटी है। ठीक है, ये बॉडी कैविटी जो है, इसके अगल बगल में जो सेल्स है वो क्या है, कॉलर सेल्स और कोएनोडर्म। तो यहां से वाटर आया, इसको ऑस्टिया से एंट्री मिली, फिर इस कैनाल से ये अंदर चला गया, वाटर कहां चला गया, अप द स्पॉन्जियोसील। तो स्पॉन्जियोसील इज एक्सटर्नली लाइनड बाय व्हाट, बाय कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स में फ्लैजेला होते हैं, कंटिन्यूअसली मूवमेंट इनका रहता है। फ्लैजेलर मूवमेंट की वजह से यहाँ वाटर मूवमेंट करता रहता है और फिर ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से बाहर आता है। ये वाली जो बड़ी परफोरेशन आपको देखने को मिलती है, ये बड़ी पोर्शन, ये क्या है, ये ऑस्क्यूलम है। यहाँ अगर हम देखेंगे, पहले ऑस्टिया था, ऑस्टिया से पानी अंदर गया, वाटर अंदर गया, मैरीन और फ्रेश वाटर, और उसके बाद वो अंदर कहाँ पहुंचा, अंदर स्पॉन्जियोसील है। ठीक है, ये स्पॉन्जियोसील है। स्पॉन्जियोसील पहुंचने के बाद ये स्पॉन्जियोसील से बाहर निकला गया ऑस्क्यूलम। तो इस तरह से एक चैनल सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। तो उस चैनल सिस्टम में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते हैं रेस्पेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो इस चैनल सिस्टम को कहते हैं कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो बेटा जो इनका कैनाल सिस्टम है, इनके कैनाल सिस्टम में एक यूनिक
परफोरेशन जो है वो है ऑस्टिया। इसके अंदर हमने फिर देखा, फिर है स्पॉन्जियोसील, स्पॉन्जियोसील। उसके बाद पानी यहां से बाहर आया, वया ऑस्क्यूलम, वया ऑस्क्यूलम। तो ये वाला जो ये कनाल सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम। दिस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड एज एस्कॉन टाइप, एस्कॉन टाइप। कैनाल सिस्टम वो सिस्टम ऑफ चैनल्स है जिसमें ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम इन्वॉल्व होता है, जिसके जरिए से वाटर को एंट्री मिलती है टू द इंटीरियर ऑफ द body wall of a sponge, and then from interior of the body wall of the sponge, from the spongiocele, this water goes out where a special pore, larger pore comparatively, called as osculum। अगर इस तरह का कैनाल सिस्टम है जिसमें ऑस्टिया है, फिर उसके बाद स्पॉन्जियोसील है और फिर ऑस्क्यूलम है, इसको कहते हैं एस्कॉन टाइप। एक एनिमल है इनके अंदर जिसका नाम है लिकोसोलिनिया। आप याद रखोगे, लिकोसोलिनिया। लिकोसोलिनिया को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करोगे तो आपको यही एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो कैनाल सिस्टम इनके अंदर है, ये इन अदर एनिमल्स मॉडिफाई हो चुका है इन कंपैरिजन टू दिस सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए कैनाल सिस्टम। बाकी स्पॉन्जेस में आपको इसके अंदर कंप्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। आपको दूसरे टाइप के जो कैनाल सिस्टम्स है वो इसके कंपैरिजन में कंप्लेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो दूसरा कैनाल सिस्टम इनके अंदर होता है उसको कहते हैं साइकॉन टाइप, साइकॉन टाइप। ये जो साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होता है ये इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल में होता है, जो मैंने अभी कहा, कॉल्ड एज साइकॉन। ये साइकॉन के अंदर मौजूद होता है। और उसके अलावा ये देखो, ये एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने के बाद ये जो ऑस्टिया होता है, यहाँ पे सीधे से एक ये इसके स्पॉन्जियोसील के अंदर पानी नहीं चला जाएगा, बल्कि एक फ्लैजिलेटेड चेंबर में चला जाएगा या एक इनकरेंट कैनाल में चला जाएगा, यानी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। फिर इसके अंदर एक कैनाल और आ जाती है, व्हाट इज कॉल्ड एज इनकरेंट कैनाल। उसके बाद स्पॉन्जियोसील, उसके बाद ऑस्क्यूलम। तो इसमें मॉडिफिकेशन की वजह से ये कैनाल सिस्टम मॉडिफाई हुआ है इनटू द साइकॉन टाइप। फिर साइकॉन टाइप कई सारे पोरिफेरल्स में और मॉडिफाई हुआ है, और मॉडिफिकेशन के बाद फिर उसको कहते हैं ल्यूकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। इस ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है वो उसकी एग्जांपल है कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में एक कॉमन एग्जांपल है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। तो इस तरह से इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम है वो तीन टाइप्स का है, एस्कॉन, साइकॉन एंड ल्यूकॉन। एस्कॉन के लिए कॉमन एग्जांपल है लिकोसोलिनिया, साइकॉन के लिए साइकॉन ही, और ल्यूकॉन के लिए स्पॉन्जिला। इसके अलावा और भी इसमें मॉडिफिकेशंस हुई है, जिसमें एपोडल है, डिप्लोडल है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ये इनका कैनाल सिस्टम हुआ, ठीक है। अब ये जो कैनाल सिस्टम है ये काम क्या करता है, देखो। कैनाल सिस्टम के जरिए से जो मैराइन वाटर है या जो फ्रेश वाटर है उसको अपॉर्चुनिटी मिली, एंट्री मिली उसको स्पॉन्जियोसील में। स्पॉन्जियोसील के बाहर से कॉलर सेल्स या क्वाइनोसाइट्स लगे हैं। क्वाइनोसाइट्स देखते हैं उस वाटर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रिशन का काम कैनाल सिस्टम से होता है। और वाटर को जो एंट्री मिलती है उस वाटर के साथ ऑक्सीजन भी होता है, तो उस ऑक्सीजन को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इंटीरियर सेल तक पहुंच जाता है, और ये सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन उस ऑक्सीजन का को यूज करते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए। तो इसका मतलब है कैनाल सिस्टम रेस्पिरेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो यहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसी कैनाल सिस्टम के जरिए से, उसको ऑस्क्यूलम के जरिए से बाहर निकाला जाता है। तो इसका मतलब हुआ कैनाल सिस्टम इज वेरी यूनिक सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ पोरिफेरल्स, क्योंकि ये इस कैनाल सिस्टम के जरिए से एक्सक्रीशन भी करते हैं, ये न्यूट्रिशन भी करते हैं, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, और ये कैनाल सिस्टम इनको रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी वॉल कंपोजिशन। चलो, हमने इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को लिया है, और इस इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल को हमने डिवाइड किया है लॉन्गिट्यूडिनली। फिर इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम ये देख रहे हैं कि इसकी बॉडी वॉल जो कंपोजिशन है उसमें पहले हमने देखा बाहर का लेयर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, पेनाकोडर्म, और अंदर का लेयर, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्वाइनोडर्म। क्वाइनोडर्म में जो सेल्स है उनको कॉलर सेल्स या क्वाइनोसाइट्स कहते हैं। पेनाकोडर्म में जो सेल्स है उनको पेनाकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इन दो सेल्यूलर लेयर्स के बीच में से और एक लेयर है, ठीक है।
और इस लेयर में हमें ये कुछ स्पिक्यूल्स, इनका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और कुछ सेल्स भी देखने को मिलती है, ठीक है, और फ्लूइड। इस नॉन सेल्यूलर, थोड़ा बहुत इसमें सेल्स भी होती है बट कंप्लीटली सेल्यूलर लेयर नहीं होता है। इस पार्शियली सेल्यूलर लेयर को कहते हैं मेसोहाइल, मेसोहाइल और मेसेनकाइम और मेसोग्लिया। मेसोहाइल, मेसेनकाइम और मेसोग्लिया। व्हाट इज दिस मेसोग्लिया? इट is the partially cellular layer located in between panacoderm and choanoderm of the body wall of poriferous। ठीक है, तो इनके बॉडी वॉल में पहले आपने बाहर से कौन सी सेल्स देखी? पेनाकोसाइट्स, ठीक है। अंदर से आपने कौन सी सेल्स देखी? शाबाश, कॉलर सेल्स, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और सेल्स हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इन स्पेशल सेल्स को कहते हैं अम्यूबोसाइट्स। अम्यूबोसाइट्स, अम्यूबोसाइट्स का एक स्पेशल टाइप इनके अंदर होता है जो माना जाता है ये पेनाकोसाइट्स से ही बनता है। उनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स, these archaeocytes are believed to be totipotent cells in poriferans और sponges, ठीक है। और इसके अलावा और एक सेल, जो सेल स्पेशली माना जाता है ये बने है विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेनाकोसाइट, इस स्पेशल सेल को कहते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट ये वो पेनाकोसाइट है जिसने अपने अंदर एक पोर सा बनाया है, व्हाट वाज कॉल्ड एज ऑस्टिया। तो इस स्पेशल सेल को कहते हैं पोरोसाइट। और उसके अलावा जो इनका ऑस्क्यूलम होता है, इस ऑस्क्यूलम के राइट लेफ्ट में एक स्पेशल सेल लगी होती है जिसको कहते हैं मायोसाइट, विच इज कंट्रैक्टाइल इन नेचर, मायोसाइट। और उसके अलावा एक तरह की सेल और देखने को मिलती है जिसको कहते हैं कोलन साइट, कोलन साइट। और एक तरह की सेल होती है इनके अंदर जिसे कहते हैं थीसोसाइट, थीसोसाइट। और एक सेल होती है जिसे कहते हैं जर्म सेल। इस तरह से इनकी बॉडी वॉल के कंपोजिशन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है उसमें टू मेन टाइप्स होते हैं, एक है कॉर्नोसाइट और कॉलर सेल और दूसरी है पेनाकोसाइट, ठीक है। और उसके अलावा हमने जर्म सेल, थीसोसाइट, कोलनसाइट, मेसेनसाइट, ठीक है, थीसोसाइट, हमने ये सेल्स भी इनके अंदर देखे जो अपना रेस्पेक्टिव वर्क फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं इनके लिए। उसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टर है स्केलेटन। देखो, इनका स्केलेटन भी इनके कैनाल सिस्टम की तरह बड़ा यूनिक होता है, क्योंकि इनका स्केलेटन जो है इस उसके अंदर जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि इनका स्केलेटन नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। और वो स्केलेटन मेनली दो तरह का होता है, आइदर स्पिक्यूल्स या स्पिक्यूल्स का बना होता है, ठीक है, या स्पॉन्जिन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। So far as their skeletal system is concerned, they have non-living skeleton made of two types, either spicular और स्पॉन्जिन, ठीक है। जो इनके अंदर स्पिक्यूल्स होते हैं ये थॉर्न्स की तरह होते हैं, ठीक है। और ये जो थॉर्न्स की तरह इनके अंदर स्पिक्यूल स्केलेटन बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, जैसे कैल्शियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ठीक है। और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स है वो स्पॉन्जिन प्रोटीन से बना होता है, सो दैट इज ऑर्गेनिक, ठीक है। वन टाइप ऑफ स्केलेटन इज इनऑर्गेनिक, अनदर टाइप इज ऑर्गेनिक, प्रोटीनिशियस, ठीक है। तो इनके अंदर जो ये स्पिक्यूल्स होते हैं ये स्पिक्यूल्स स्पेशल सेल से बनाए जाते हैं जिनका नाम है स्क्लेरोब्लास्ट्स, जिनका नाम है स्क्लेरोब्लास्ट्स। यहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे एक सेल है, दिस सेल इज व्हाट इट इज स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट का काम होता है स्पिक्यूल्स का बनाना। अब स्पिक्यूल दो तरह के होते हैं, ठीक है, या स्पिक्यूल कैल्शियम से बना होता है
जो एक स्पेशल स्क्लेरोब्लास्ट से बनाया जाता है जिसको कहते हैं कैल्कोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट, या सिलिकॉन से बनाया जाता है उसको कहते हैं सिल्शियोब्लास्ट, सिल्शियोब्लास्ट। ठीक है, तो स्क्लेरोब्लास्ट के दो टाइप्स हैं, कैल्कोब्लास्ट या सिल्शियोब्लास्ट। कैल्कोब्लास्ट कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन से अपने रेस्पेक्टिव स्पिक्यूल को बनाता है, जबकि सिल्क देन सिलिशियस। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर स्केलेटन। अब ये जो इनके अंदर जो ये स्पिक्यूल्स होते हैं, अगर हम स्पिक्यूल्स की ओर देखेंगे तो ये स्पिक्यूल्स ऑफ वेरी टाइप्स होते हैं। इनमें मोनोएक्सन स्पिक्यूल्स होते हैं, ट्राइएक्सन होते हैं, कैल्थ्रोप्स होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक, और उसके बाद है न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन है होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ लाइफ ये गुजारते हैं, एनिमल लाइक। और इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो होती है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर। देखो, जब ऑस्टिया से पानी थ्रू कैनाल सिस्टम अंदर जाता है, आपको स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील में जो पानी रहता है उस पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को लिया जाता है विद इन द कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है, या जो इसके अलावा बाकी सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होती है। फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बाद जो इनकी कोलन साइट या थीजोसाइट होती है, वहां पे फूड स्टोर होता है या ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक किया जाता है। तो इनके अंदर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो विद इन द सेल्स होती है। दैट इज व्हाई इनके अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है। तो चलते हैं इनके नेक्स्ट कैरेक्टर तक, वो है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो मैंने पहले ही कहा, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम। एंड इनकी जो जनरल बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस, वहां से वो इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और एक्सक्रीशन को लेके इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। इसका मतलब है ये हुए अमोनियोटिलिक, अमोनियोटिलिक। इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया बनता है, इसीलिए ये अमोनियोटिलिक है। और इनके अंदर जो अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या दूसरा कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे CO2 वगैरह है, उसको कैनाल सिस्टम के जरिए से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नर्वस सिस्टम। इनके अंदर नर्वस सिस्टम माना जाता है कि ये एब्सेंट है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, नर्वस सिस्टम के बदले में माना जाता है जो न्यूरॉन्स होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं, उनके बदले में इनको मिले हैं कोलनसाइट्स। माना जाता है जो इनके अंदर कोलनसाइट्स होते हैं यूजुअली इनके मेसेंकाइम में प्रेजेंट होते हैं। माना जाता है दे आर बिहेविंग लाइक देयर नर्व सेल्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ सेल और विच सेल इज प्रेजेंट इन पोरिफेरनस एक्टिंग एज ए नर्व सेल लाइक दैट ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसका आंसर रहेगा कोलनसाइट्स। तो उसके बाद है इनकी रिप्रोडक्शन। इनकी रिप्रोडक्शन होती है थ्रू एसेक्सुअल मीन्स भी, जिसमें गेमेटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर होती है थ्रू ए यूनिक प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। इनमें इतनी पावरफुल रीजेनरेशन होती है कि अगर आपने जैसे साइकान को लिया, उसको चॉप किया, कई सब टुकड़े किए, हर एक इसका जो छोटा पार्ट होगा वो रिजेनरेट होगा इनटू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, वो वाली रिजेनरेशन होती है तब यूज एज ए मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और दूसरी तरह की जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी ये यूज करते हैं एज ए मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एनिमल्स है तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बड़ा जरूरी है। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, बट दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। यानी जो भी ये एनिमल होता है पोरिफेरनस के अंदर, व्हेन इट एग्जिबिट्स रिप्रोडक्शन थ्रू सेक्सुअल मीन्स, then both the gametes, male as well as female, sperm as well as ova, are formed from a single parent. तो इस तरह की जो एबिलिटी होती है कई ऑर्गेनिज्म्स में, उन ऑर्गेनिज्म्स की इस एबिलिटी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो अगर एक पोरिफेरन सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन करता है तो वो हर्माफ्रोडाइट होता है। ठीक है,
तो हर्माफ्रोडाइटिज्म के होने के नाते एक सिंगल इंडिविजुअल बोथ द गेमीट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके बाद गेमीट्स प्रोड्यूस करने के बाद हमने देखना होता है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मीटिंग ऑफ गेमीट्स और फ्यूजन ऑफ अपोजिट गेमीट्स हो जाता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी। ये एक्वाटिक है, इसलिए लगता है कि शायद इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसके बाद है डेवलपमेंट। इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पहले अपने यंग वन को डायरेक्टली अपने जैसा नहीं बनाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। अगर आपने फ्रॉग देखा होगा, उसके अंदर जो उसका यंग वन है टैडपोल लार्वा, वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है अपने पैरेंट के साथ। उस तरह के यंग वन को यंग वन नहीं बल्कि लार्वा कहते हैं। When the development takes place through this larval stage, इस तरह की डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक, इसी तरह इनके अंदर भी जो इनका यंग वन होता है वो एडल्ट के साथ रिजेंबल नहीं करता है, इसलिए इनका डेवलपमेंट होता है थ्रू लार्वल स्टेज, इसलिए इनका डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। हाँ, इनके अंदर जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो दो तरह की होती है। एक एम्फीब्लास्टुला, आप याद रखोगे इनके लार्वल फॉर्म्स, एक है एम्फीब्लास्टुला, दूसरा है पैरेनकाइमुला। एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेनकाइमुला आर टू यूनिक लार्वल फॉर्म्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। इसको आप याद रखोगे। तो जो इनका डेवलपमेंट हुआ वो तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने देखा था इनका जो हैबिटेट है ये फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, और ये सिसाइल या सीडेंटरी भी होते हैं। लेकिन जो इनका लार्वा होता है ये ऑलवेज फ्री लिविंग होता है। ठीक है, तो यही लार्वा इनके लिए रीजन बनता है फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर देयर स्प्रेड। ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ लार्वा फॉर्म्स आर फ्री लिविंग, बोथ आर फ्री लिविंग। ठीक, तो इस तरह से इनके जो कैरेक्टर्स है वो हमने कंप्लीट किए। तो इसके बाद इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। कुछ मैं दूंगा। यहाँ पे एक डायग्राम जो मैंने ये बनाई है, ये क्या है, ये है यूस्पोंजिया। ठीक है, इसका कॉमन नेम है बाथ स्पोंज। इसका कॉमन नेम है बाथ स्पोंज, ये कभी पूछा जाता है। और दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है ये, दिस इज यूप्लेक्टिला। और इसका जो कॉमन नेम है वो है वीनस फ्लावर बास्केट। कई सारी कंट्रीज में इसको डिवाइन माना जाता है, इसको डिवाइन इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है। जैसे जापान है, वहां पे ये गिफ्ट में मैरिज सेरेमनीज पे ये यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और एक डायग्राम मैंने बनाई है, दिस इज हायालोनीमा। तो इसका कॉमन नाम है ग्लास रोप स्पोंज। क्या है, ग्लास रोप स्पोंज। और एक एग्जांपल है स्पोंजिला, इसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पोंज। इसके अलावा कई सारे एग्जांपल है, जैसे लिकोसोलिनिया है, ठीक है, जैसे साइकान है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स है जिनके कॉमन नेम्स अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। With this we have concluded the characteristic features, the introduction about the poriferans and their examples. और लास्ट में इनकी इंपॉर्टेंस पहले जो इनका सिकर्टल सिस्टम हमने देखा, जो हमने कैल्केरियस स्पिक्यूलस देखे, उन स्पिक्यूलस को यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो मेडिसिनल यूज फिर उस कैल्शियम का होता है। ठीक है, और दूसरा ये जो पोरिफेरन्स है, Poriferans are known to maintain the ecological balance in aquatic ecosystems. Maintenance of ecological balance, ठीक है। एंड जो पोरिफेरन्स है इनमें जो ये सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये पोरिफेरन्स माने जाते हैं द बिगिनिंग ऑफ द एनिमल किंगडम। पोरिफेरन्स को स्टडी करके हमें एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि how the simplest form of life gets converted into its complex form। जो प्रोटोजोअन्स है
वो कैसे कन्वर्ट हुए हैं इनटू द पोरिफेरनस, और फिर ये पोरिफेरनस जो है कैसे कन्वर्ट हुए इनटू देयर रेस्पेक्टिव हायर रैंक्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक नाइडेरियनस, टिनोफॉर्नस एंड अदर्स। तो इससे एवोल्यूशनरी स्टडी होती है, एवोल्यूशनरी स्टडी। एंड नंबर नेक्स्ट, कल्चरल इंपॉर्टेंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस, अभी मैंने आपको यूपेलेक्टेला के बारे में कहा, इसको कई सारी कंट्रीज में, जैसा मैंने कहा, जैसे जापान वगैरह में इसको दिया जाता है, यूज किया जाता है एज अ स्पेशल गिफ्ट, ठीक है, ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कई सारे बिलीफ्स उनके अंदर ऐसे होते हैं, तो कल्चरल इंपॉर्टेंस इनकी हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर इंपॉर्टेंस। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड आवर टुडेज बेसिक लेक्चर बिलोंगिंग टू फाइलम पोरिफेरा व्हिच फॉर्म द बेस ऑफ होल ऑफ द एनिमल किंगडम। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइलम नाइडेरिया